मैं बेरोजगारों की पीड़ा समझ के उनकी बात सदन में रखता हूँ, किसानों की बात रखता हूँ, आदिवासियों के लगातार शोषण हो रहा है, जल जंगल जमीन के साथ में जो घटनाएं हो रही है उनको मूल पट्टे मिलने चाहिए, उस पर हो, ये सारी तमाम बातों को लेकर मैं सदन में बात करता हूँ, सरकारों से आंख मिला के बात करता हूँ और एक शिक्षा की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, रोजगार की बात करता हूँ। दुनिया आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वहाँ पर ऐसे भी इलाके जहाँ आज भारत के अंदर या हमारे आदिवासी के अंदर की छत नहीं है, ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि हम उस हक की बात करते हैं। और आज तक हमारे जो सांसद जीत कर गए, पलट कर उस समाज के लिए कभी बात नहीं कही, उन्होंने एक ही बात की, धर्म 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 और जातियों में लड़ाने की बात की, हिंदू मुस्लिम करने की बात की, उन्होंने रोजगार के लिए बात नहीं की, शिक्षा के लिए बात नहीं की। आप सब जानते हो, उनके हमेशा देखते हो कि आपको भेजा इसलिए है कि आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर झाड़ और फ्लाशिया से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए नवजातों को बेचा जाता हो। आपने ये खबरें तक अखबारों में पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा कुपोषण इस उदयपुर के इलाकों में है। आपने ये खबरें भी पढ़ी होगी कि बहन बेटी को इससे बाहर बेचा जाता है, प्रदेश से बाहर। तो इससे बड़ी दुर्भावना है, इस पे काम करना चाहिए। आदिवासियों के रोज पलायन हो रहा है, इस पे काम करना चाहिए। आदिवासियों के साथ में किस तरीके से आज भावना, इस ट्राइबल इलाके के अंदर शिक्षक नहीं है, लेकिन आपने ऐसे ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं किसी भी विभाग के अंदर, जो सत्ता के साथ में जी हुजूरी नहीं करते, उनको कहीं न कहीं ट्रांसफर करा के परेशान करने का काम किया। तो ये जनता सब देख रही है कि कौन बिरयानी खाने दिल्ली जाता है और कौन जयपुर जाता है मेहनत करने के लिए। और आप सत्ता में हो, ये कहते हो हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो आप डबल इंजन से भर भर के विकास लाओ। अब तो ऐसा लगता है डबल इंजन कहीं से धुआं फेंक फेंक के चला जा रहा है। तो फेंकने वाली बातें नहीं, जनता समझती है। जब मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को विधायक बना सकती है, तो आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा इनके ऊपर कि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, नई दिल्ली में ये इनके गांव से वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीत सकते। तो एक साधारण घर के बेटे को जो कहते हैं ना कि अब लोकतंत्र के अंदर राजा का रानी की खोख से पैदा होने वाला बेटा राजा नहीं बन सकता, अब आपके मत की पेटी से खुलने वाला ही आपका लोकतंत्र का भागीदार बन सकता है जी। और उस किसान के बेटे को उन्होंने जयपुर पहुंचाया। तो ये जो जीत थी, जो जनता की जीत थी, कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संघर्ष था। उनके घर से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जो अहमदाबाद बंबई में मजदूरी करते हैं, वहां से पैसा लाकर भी उन्होंने मेरे लिए प्रचार किया। उन्हें लगता था कि हमारे बीच का व्यक्ति जो हमारा भाई है, चुनाव जीतने के बाद में वो गरीबों की बस्ती नहीं भूलेगा, वो महलों की बात नहीं करेगा, उस चुनाव जीतने के बाद भी उन गरीबों की बस्ती में गरीब के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि जानते थे कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा इस जमीन की कदर जानता हूं। कुछ दोस्त यहाँ उदयपुर के भी, कॉलेज के भी, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि पुष्कर तेली अगर गोगुंदा में चुनाव लड़ ले या उदयपुर में चुनाव लड़ ले, तो वो लोग कहते हैं कि हम राजनीति छोड़ दें। मतलब उस गोगुंदा और उदयपुर में इस बार मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपके इलाके में लड़ के जीत लो तो मान जाएं हम लोग जी। ये तो वहां आकर चुनाव लड़े थे इसलिए। और अब की बार आओ, सलूम्बर में बड़ी धूमधाम से बड़ी वो चीजें थी उनके मन में कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और क्या हालत हुई थी सलूम्बर में, सांसें अटका दी थी आप लोग। सांसें अटकी थी जो अटकी थी, लेकिन धोखे से जीते। आज भी कह रहे चैलेंज के साथ 4000 वोटों से हमारा प्रत्याशी आज भी जीता हुआ है। घर जलाने जैसी संगीन बात की, ब्लड मारने वाली बात की, तो कभी वो लोग आदिवासियों को विस्थापित करने पर नहीं बोल पाते, तो कभी कोई सीनियर अधिकारी होता है, चाहे वो कलेक्टर तक रैंक के होते हैं, आप देख ही रहे हो कि महिला कलेक्टरों का भी अपमान करते हैं। जब उनका काम होता है तो काम करवाते हैं, और जैसे ही उनका काम नहीं होता है, जो दबाव में, सत्ता के दबाव में काम करवाने की कोशिश, तब ये करते हैं। तो कभी वो जो जानवर है गांव में जंगल में घुस जाते तो उस पर भी आरोप लगाते हैं, बाप पार्टी ने छोड़ा शेर वगैरह। तो कभी मतलब इस तरीके से बेहूदी जो बयान देते हैं। कभी आप देश और दिशा की बैठक में लोगों के मुद्दे उठाने पर भड़क जाते हैं। मन्ना लाल जी रावत का एकमात्र लक्ष्य है बाप को करना है साफ। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबका बाप है और बाप को कोई साफ नहीं कर सकता जी। बेटा बेटा ही रहता है, और बाप ने आंखें दिखाने शुरू कर दी तो पूरा उदयपुर संभाग ही नहीं जी, राजस्थान के कई हिस्सों में बाप जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अपने जड़ें जमा चुका है। और ये
शुरुआत में बीजेपी ने मन्ना लाल जी को आगे किया, तुम आदिवासियों के खिलाफ खूब बोलो खूब बोलो खूब बोलो, लेकिन अब बीजेपी के भी संकट में आ गया कि इसको रोको रोको, कैसे रोको। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान, हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो, जिसमें आज की जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। और उनके लिए मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर गुनगुनाना चाहूंगा कि वो आदमी था कोई अफसाना नहीं था, वो आदमी था कोई अफसाना नहीं था, भीड़ से उठा मगर बेगाना नहीं था, भीड़ से उठा मगर बेगाना नहीं था, विधायक बना अपने दम पर जनाब, विधायक बना अपने दम पर जनाब, क्योंकि हर दिल में उसका ठिकाना नहीं था, हर दिल में उसका ठिकाना नहीं था। आज क्या ज्यादा खुशी से लबरेज हूं तो एक और शेर गुनगुनाना चाहूंगा कि वो तख्त का नहीं था मगर वक्त का बादशाह निकला, वो तख्त का नहीं था मगर वक्त का बादशाह निकला, एक आम सा इंसान जो दिलों पर राज करने निकला। तो हमारे साथ मौजूद हैं धरियावद विधानसभा के विधायक थावर चंद जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ओर से आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। लंबे समय से आपसे मिलने की एक इच्छा थी जी, जो आज पूरी हुई, और आपकी जो पत्रकारिता है, बेबाक अंदाज है, वो मुझे बहुत भाता है जी। तो बहुत लंबे समय बाद मैं आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं आपके और मेरे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता जो मुझसे प्यार करने वाले हैं, उन सबको इस चैनल के माध्यम से जोहार करता हूं। जी, जय जोहार। और मैं भी चाहता हूं कि आप वाकई में शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आज आपके समर्थकों को बस इतना सा कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करो जी। और हमेशा जो सच की आवाज है उसको जरूर देखो। जी। तो थावरचंद जी, अब प्रश्नों का जो सिलसिला वो चालू करते हैं। जी। सबसे पहले तो हर व्यक्ति जो है वो जानना चाहता है, आपकी विधानसभा के तो काफी लोग आपको जानते होंगे, पर उदयपुर जिले से आप ताल्लुकात रखते हैं, उदयपुर विधानसभा से आप उदयपुर लोकसभा सीट से भी ताल्लुकात रखते हैं। अब तक का सफर कैसा रहा? और हमने तो ये भी सुना है कि इन्हीं गलियों में आर्ट्स कॉलेज में आप पढ़े भी हैं, उदयपुर में लंबे समय तक निवास भी रहा है। कैसा अब तक का पूरा सफर रहा? सबसे पहले तो मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, जैसा कि बहुत सारे साथी आज मेरे साथ जो चलते हैं सारे जानते हैं। और वहाँ से 5वीं क्लास पास करके मैं नवोदय विद्यालय की तरफ गया था जी। 5 साल मैंने मावली में पढ़ाई की और 2 साल मैंने राजसमंद में, उसके बाद में मैं MLSU में आ गया था। जी। मेरे दिल में और दिमाग में एक ख्वाब नहीं था कि कोई राजनीति में जाएगा, क्योंकि हम कभी खड़े रहते थे, एक विधायक को देखते थे, दूर से देखते थे, अजीब लगता था कि कितना बड़ा आदमी होगा जी। और ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े पैसे वाले लोगों का काम हो सकता है या फिर जिसके घराने में राजनीति हो जी, उसके लिए काम हो सकता है। हमारी तो उस वक्त की ये हालत थी कि हम लोग इसी उदयपुर के अंदर, आप आइनॉक्स देख रहे होंगे जी। जीतने के बाद मिलने गया था मैं जी। नीचे भी सिक्योरिटी गार्ड का काम किया और ऊपर टिकट भी फाड़ी है आइनॉक्स में। और प्रतापनगर जो आप चौकी पे जो लोग देखते हैं वो मजदूरी करने के लिए, उनके साथ भी खूब खड़ा रहा, खूब ट्रकों पे दौड़ के चढ़ा जी। और पैदल उदयपुर को नापता था सुबह शाम जी। तो उस वक्त हमारे ये माहौल था कि कपड़े पहनने हैं या फीस भरनी है तो माँ बाप जितना हमसे हो सके उतना करते थे, लेकिन हम लोग उस मेहनत को करते थे। और उसके बाद में जब गांव में बीएड की इंटर्नशिप के दौरान गए तो कुछ किस्से ऐसे बने कि हमें लगा कि सामाजिक मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। जी। मैं MLSU के अंदर जब पढ़ता था तो यहाँ की छात्र राजनीति बहुत मजबूत थी। हक के लिए वो लोग चाहे पुलिस का डंडा खाना पड़े, चाहे धरनों पे बैठना पड़े, अपनी आवाज़ के लिए हमेशा डटते लड़ते थे। उनके साथ सीखने को मिला। जब गांव में गया तो गांव में शुरुआत में कई हमारे नौजवान हो पुलिस की वर्दी और नेताओं के कुर्ते से भाग जाते थे जी। परंतु मुझे लगा कि एक एक कागज के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाली ये जनता और यहाँ के लोग जो अपना हक अधिकार भी लूटा जा रहा है, तो कैसे एकजुट किया जाए, इनके लिए लड़े। तो नौजवान साथी कुछ जागरूक थे, उनके साथ में लगातार छोटे मोटे धरने प्रदर्शन आंदोलन करते रहे और जनता ने चाहा तो उन्हें लगा कि हमारे लिए कोई लड़ेगा आगे और बेहतर काम करेगा और
सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। जहां हमारे साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जहां शोषण होगा, वहां पर कम से कम कोई आवाज बुलंद करके खड़ा रहेगा। उनके भरोसे पर मैं यहाँ तक आया। मेरे लिए एक सपने जैसा था कि विधायक बनना एक साधारण परिवार और किसान के बेटे के लिए बहुत मुश्किल काम होता है जी। और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वहां सफर तय करके यहाँ जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर आया हूँ। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई यहाँ के छात्र नेताओं का प्रदर्शन जो होता था एकदम जंगी प्रदर्शन होता था, वहां से बहुत कुछ सीखा। हमने भी एक जानकारी मिली है कि भाई सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं सबसे पहले शुरुआत में जब आया था जी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज का हिस्सा था। जी। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कहूँगा कि एक टीम काम करती थी हम्म जो डीएसएस के नाम पर आर्ट्स कॉलेज में। हम्म तो उस टीम के लोग जो हमेशा मेहनत करते थे हम्म और लगातार उनके 5 बार के प्रेसिडेंट जीते थे। हम्म मेरा परिवार आज की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके साथ है, साथ थे। लेकिन मुझे एक ही चीज अच्छी लगती थी कि जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो शुरुआत में जो उस टीम के साथ में हमने वोटिंग की थी और अगली बार जब हमने कैंडिडेट निर्दलीय भी खड़ा किया, हमने हर बार यही देखा, कभी किसी पार्टी के साथ में नहीं रहे, किसी की सदस्यता नहीं ली। एक ही कि जो संघर्ष करेगा छात्र हित में, जो संघर्ष में बुरे वक्त में साथ खड़ा रहेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जी। कितने लोगों से मित्रता है आपकी आज भी यूनिवर्सिटी के लोगों से? कोई एक ऐसे छात्र नेता के एक दो का नाम बता दो आज। ये मोहित नायक है जो जी पहले प्रेसिडेंट रहे थे, ध्रुव सीमाली है जी और महेश रौत है जो जी 84 में चुनाव 84 लड़े में थे। चुनाव लड़े। जी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जी। जिनसे संपर्क है, बातचीत होती। जितेश खटीक मेरा क्लासमेट था। अच्छा जी। चलिए, तो अब मुझे एक बात बताइए कि भाई वर्ष 2023 का वो चुनाव, कन्हैया लाल जी मीणा को लगभग 5000 वोटों से शिकस्त देना, ये पूरी रूपरेखा जो है क्या कोरोना के बाद से ही लिखी जाने लगी थी? ऐसा नहीं था। 2021 के अंदर उपचुनाव होता है। हमारे माननीय विधायक जी थे स्वर्गीय गौतम जी। तो गौतम जी का असामयिक निधन हो गया था। उस वक्त उनके बेटे कन्हैयालाल जी को टिकट नहीं मिली थी और ऐसे में मुझे मौका पार्टी को देना था, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की आम सहमति मेरे प्रति थी, लेकिन टिकट कहीं और चली गई। तो उसी वक्त निर्णय किया कार्यकर्ताओं ने कि निर्दलीय लड़ेंगे। अब निर्दलीय का चुनाव 2021 में हम लड़े, सेकंड पोजीशन पे थे और जो सिंपैथी कन्हैयालाल जी को मिलनी थी उनको टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली और मैं सेकंड पोजीशन में आने के बाद हार चुका था। मेरा जो संघर्ष शुरुआत होती है वो अब होती है, क्योंकि उस वक्त मैं चुनाव से पहले कहीं मजदूरी कर सकता था, कहीं दौड़ भाग कर सकता था, सब कर सकता था। अब एक पॉपुलर चेहरा हो चुका हूं तो किसके पास जाऊं, कहाँ काम कर सकता हूं, कैसे। तो मेरे कुछ दोस्तों का सहारा था और घर से छोटा मोटा कुछ भी करके। लेकिन एक बात थी, जहां बुरा हो, जिसके साथ बुरा हो, चाहे किसी की पराई मोटरसाइकिल पे बैठना पड़े, चाहे कैसे भी जाना पड़े, मैं उसके वहां पर शामिल होता था। किसी के शादी में शामिल होता था, किसी के मौत मरण में शामिल होता था। तो जनता को ये लगता था कि कोई 52,000 वोट लाकर भी हमारे बीच में हमेशा खड़ा रहता है और एक गरीब परिवार का बेटा है। इसके संघर्ष को जायज नहीं जाने देंगे। इसके संघर्ष की संघर्ष के हम लोग सलाम करते हैं और इसी बात को लेकर हमने गांव गांव में जनता के बीच में गए, लोगों के बीच में गए, ये की बात सिखाई कि चाहे पार्टी कोई भी हो, विचार अच्छे हो सकते हैं, पार्टी में व्यक्ति बुरा हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर, ये लोकतंत्र में वोट देने का जो अधिकार मिला है, इस वोट के महत्व को समझना पड़ेगा कि आपकी विचार और आपकी बात को कौन सरकार तक पहुंचाएगा और कौन सरकार के बीच में जाके आपके लिए लड़ेगा और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके हिस्से की लड़ाई को आगे तक पहुंचाने में कामयाब होगा। तो इसमें कार्यकर्ताओं ने सबने भरोसा किया। मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले बहुत बड़े पैसों के घराने से थे, जिनको विरासत में राजनीति भी मिली थी। उनके सामने राष्ट्रीय पार्टियां थी, जमे जमाए वोट बैंक था, लेकिन हम लोग नए थे। ये जीत मेरी नहीं, ये मेरे कार्यकर्ताओं की थी। एक एक बच्चे की भावनाओं की जीत थी। छोटा बच्चा भी कहता था मेरे लिए, जिसका वोट नहीं था। और ऐसा चुनाव था जिसमें माताएं बहनें विश्वास के साथ हमारे साथ थी। उनके प्रेम और विश्वास की जीत थी, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद था।
तो एक साधारण घर के बेटे को जो कहते हैं ना कि अब लोकतंत्र के अंदर राजा का रानी की कोख से पैदा होने वाला बेटा राजा नहीं बन सकता, अब आपके मत की पेटी से खुलने वाला ही आपका लोकतंत्र का भागीदार बन सकता है जी। और उस किसान के बेटे को उन्होंने जयपुर पहुंचाया जी। आपके समर्थक आपको प्यार से टीसी बॉस कहते हैं। कोई टीसी बोझ भी कहता है और कोई आज भी मेरे को थावरा भाई कहता है जी। और उन्होंने चुनाव में भी एक नारा लगाया आपनो थावरो जी। तो आज गली मोहल्ले में जाऊंगा बच्चा भी खड़ा होके थावरा भाई कह देगा, कभी कोई विधायक कोई कहेगा, लेकिन उनका प्रेम है जिस नाम से मुझे पुकारे उनका, किसी का आज भी छोटा भाई बनकर रहता हूँ, किसी का बड़ा भाई बनकर रहता हूँ, तो उसी हिसाब से गाँव के अंदर हम शामिल होते बैठते हैं। गौतम लाल जी मीणा जो है 3 बार विधायक रहे। कन्हैया लाल जी का पहली बार में तो टिकट कट गया, हालांकि वसुंधरा जी के खास थे गौतम जी। दूसरी बार मिला तो आपने उनको शिकस्त दे दी, पूरा साम्राज्य आपने ध्वस्त करा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और मतलब क्या वाकई में अगर आम व्यक्ति एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़े साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है? जी बिल्कुल। 2003 के अंदर वो चुनाव लड़े थे गौतम जी, एक आम और साधारण परिवार से निकलकर वो भी आए थे और 2003 के बाद 2013 में जीते थे, 2018 के चुनाव में जीते थे और 21 में उनका देहांत हो गया था और फिर 21 का चुनाव हम लड़े थे, 23 का चुनाव हम आमने सामने साथ में थे। जनता बदलाव चाहती थी, जनता नहीं चाहती थी कि एक ही घर के अंदर राजनीति जमी जमाई रहे। जनता देखना चाहती थी कि नया चेहरा आएगा तो हमारे लिए क्या कर सकता है। हमने पुराने चेहरों को पिछले 30-35 वर्षों से देखते आ रहे हैं, लगातार गौतम जी के परिवार, गौतम जी या नागराज जी के परिवार से लड़ते आ रहे हैं कांग्रेस से, और फिर से विरासत में उसी के बेटे को दिए। क्या राजनीति के अंदर इस विधानसभा के अंदर काबिल और भी लोग नहीं हैं? और उन जनता का यह मानस था कि एक ही परिवार के लोगों ने विधायक बनाया, लगातार गांव में प्रधान रखा और उन्होंने जिला परिषद भी बनाया, तो बाहर से लाके लड़ाया ताकि ऐसा कोई समकक्ष में लीडर खड़ा नहीं हो जाए जो हमको ध्वस्त करे। और हमारा दरियावद उपखंड बहुत बड़ा उपखंड है, उन्हें लगता था कि इसके अंदर रोटेशन में प्रधान बैठाना चाहिए, अगर रोटेशन में प्रधान नहीं बैठाया तो वो भी हमको शिकस्त देगा और बड़ा लीडर तैयार होगा। तो कभी उन्होंने अपने घर के अलावा लीडर पनपने नहीं दिया। पहली बार जनता को एक अवसर मिला कि नहीं, दोनों को नकार के हम तीसरे को वोट दे सकते हैं। तो ये जो जीत थी, जो जनता की जीत थी, कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संघर्ष था। उनके घर से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जो अहमदाबाद बंबई में मजदूरी करते हैं, वहां से पैसा लाकर भी उन्होंने मेरे लिए प्रचार किया। उन्हें लगता था कि हमारे बीच का व्यक्ति जो हमारा भाई है, चुनाव जीतने के बाद में वो गरीबों की बस्ती नहीं भूलेगा, वो महलों की बात नहीं करेगा, उस चुनाव जीतने के बाद भी उन गरीबों की बस्ती में गरीब के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि जानते थे कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा इस जमीन की कदर जानता हूं। इसलिए वो पिक्चरें ज्यादा देखते हो थावरचंद जी? आपकी पार्टी वाले जो जितने लीडर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की पिक्चरें ज्यादा देखते हैं। साउथ की जो नेतागिरी हम देखते हैं पिक्चरों में कि गांव के गांव होते हैं, पूरे एकजुट हो जाते हैं, और वहां की जो नेतागिरी का सिस्टम होता है वैसा ही सिस्टम आपकी पार्टी का भी। ऐसा साउथ की फिल्में क्या, जो मोटिवेट जो करने वाली फिल्में हैं वो अधिकतर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार में जब मैं लगातार किसी काम में असफल रहा तो मैंने एक पढ़ा था अखबार में, ऊपर ही ऊपर सुविचार सुबह सुबह, कि हो सकता है ये आपकी आखिरी असफलता हो जी, और इसके बाद में आपके पास सफलता आने वाली हो जी। तो हर बार असफल होने के बाद यही सोचता हो सकता है ये आखिरी असफलता हो जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपसे चुनाव हार का इतना बड़ा खामियाजा जो है कन्हैया लाल जी मीणा को भुगतना पड़ा कि पहले वे प्रदेश मंत्री थे, अब वे जिला महामंत्री, तो कहीं इस डिमोशन का कारण आप तो नहीं? ऐसा कह सकते हैं कि जब वो चुनाव के लिए टिकट से नाराज हुए थे तो उन्होंने कई बातें कही थी, मैं निर्दलीय लड़ लूंगा, ऐसा वैसा हो जाऊंगा, तो उनको छोटे बच्चे की तरह मनाने के लिए प्रदेश मंत्री दे दिया। और प्रदेश मंत्री का मतलब ऐसा नहीं मंत्री बना दिया हूं, मंत्री तो दे दिया, लेकिन मुझे भी लगता है कि राजस्थान सरकार को उनके महत्व को समझना चाहिए था। रात दिन दौड़ते हैं, जब भी कोई नेता डबोक एयरपोर्ट पे आता है तो सबसे पहले वही स्वागत के लिए खड़े होते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है उन नेताओं के लिए। तो उनको प्रदेश मंत्री, तो स्वागत मंत्री रख देते कौन है? तो वो भी बढ़िया था जी। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो स्वागत मंत्री के रूप में हमेशा डबोक एयरपोर्ट पे खड़ा मिले जी, और फोटो खिंचवा ले, ताकि
अब प्रदेश मंत्री से जिले महामंत्री पे आ गए, जी इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है उनके लिए। और मैं समझता हूँ कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं संगठन के लिए, ऐसा कहते हैं वो, और ये सारी काम के बारे में कहते हैं, तो उनको आगे और बड़ा पद मिलना चाहिए था। ये तो उनके जो साथ में समर्थक है उनके लिए बड़ी नाइंसाफी है। खैर, मेरा क्या लेना देना, उनका संगठन जाना है वो तय करें। जी। अच्छा, पुष्कर जी तेली जो उदयपुर देहात के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें ठेठ लसाड़ी आके जो है चुनाव लड़ना पड़ा? मैंने कहा था कि लसाड़िया में ऐसा रहा है कि एक ही परिवार से कभी उन्होंने दूसरे को आगे ना आए, तो ऐसे में उन्होंने पुष्कर जी को यहाँ पर लाकर चुनाव लड़ाया ताकि दूसरा कोई लीडर पनपे नहीं। आज की भी हकीकत यह है कि कोई खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए, बोल जाए, तो उसको वो पूरी तरीके से, हर तरीके से टॉर्चर करके लोग बर्बाद कर देंगे। और दूसरी बात, एक ग्राउंड रिपोर्ट में ये है, मैंने जो मेरे कुछ दोस्त गोगुंदा के हैं, कुछ दोस्त यहाँ उदयपुर के भी हैं, कॉलेज के भी, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि पुष्कर तेली अगर गोगुंदा में चुनाव लड़ ले या उदयपुर में चुनाव लड़ ले, तो वो लोग कहते हैं कि हम राजनीति छोड़ दें। मतलब उस गोगुंदा और उदयपुर में इस बार मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, आपके इलाके में लड़ के जीत लो तो मान जाएं हम लोग जी। ये तो वहां आकर चुनाव लड़े थे इसलिए। और अब की बार आओ, सलूम्बर में बड़ी धूमधाम से बड़ी वो चीजें थी उनके मन में कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और क्या हालत हुई थी सलूम्बर में, सांसें अटका दी थी आप लोगों ने। सांसें अटकी थी जो अटकी थी, लेकिन धोखे से जीते। आज भी कह रहे चैलेंज के साथ 4000 वोटों से हमारा प्रत्याशी आज भी जीता हुआ है जी। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में हमने स्टे लगा रखा है जी। अगर कोर्ट के निर्णय जो भी आते हैं उस निर्णय के साथ में चलिए। अच्छा, अब एक बात बताएं कि हमने देखा कि लड़ाई दोस्तों की होती है और भुगतान जो है वो थावरचंद जी को करना पड़ता है। चूंकि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में एकमात्र विधायक जो है बाप पार्टी के वो आप हैं, बाकी अधिकांश जो आपके विधायक हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आते हैं और वहां सांसद भी आपके ही हैं। तो लड़ाई तो दोस्त करते हैं पर भुगतान जो है वो थावरचंद जी करते हैं। अभी दिशा की बैठक में लड़ाई हुई, अब उसके भुगतान के लिए भी तैयार हैं क्या? देखो, दिशा की जो बैठक हुई थी, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से एक जो संसदीय क्षेत्र का अध्यक्ष पद पे जो बैठता है वो वहां का संसद बैठता है और उसकी एक गरिमा होती है। और इसमें साफ साफ दिशा निर्देश है कि संसद जो अध्यक्ष पद की बैठा हुआ व्यक्ति है, यदि वहां बैठे सारे लोगों में कोई निर्णय होता है, आम सहमति हो जाए कि इस निर्णय पर इस मुद्दे पर बात रखनी है, तो अध्यक्ष चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है। अब वहां पर ये जो बातें हुई, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र दराज हैं, उनको सोचना चाहिए कि सामने एक नौजवान बेटा है, किस प्रकार से आप चप्पल निकाल के बात करते हो, किस प्रकार से अधिकारी को डांटते फटकारते हो, जबकि आप खुद कोई अधिकारी रह चुके हो। वो सबने देखा। तो हमारे माननीय विधायक साथी थे जिन्हें ये लगा कि अंदर कोई मेरे सांसद के ऊपर हाथ में उठा दे, कोई चप्पल न मार दे, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। और ऐसी कोई राजनीति के मुद्दे, मोदी जी के बारे में भाषण देना, ये सब कहना, तो इन चीजों को लेकर आप बाहर आइए, मैदान में आइए और वहां पर लोगों की भीड़ों में कहिए, वहां आमने सामने बात कर लेते हैं। ये शब्द थे, लेकिन किस तरीके से मीडिया के माध्यम से कैसे तोड़ा मरोड़ा गया उसको। दूसरी बात जब आपने कही है कि भुगतने वाली बात, कि संघर्षों से तो हम लोग आगे निकले हैं, तो किसी भी तरीके का संघर्ष और भी हमको रोक नहीं सकता। ये लोग क्या भुगताएंगे? जो सलूम्बर में सांसें अटकी थी, तो आने वाले पंचायती राज में और भी इनकी सांसें अटकाएंगे। अच्छा, बिल्कुल तैयार है। पंचायती राज चुनाव की तैयारी है आप लोगों की? ये गोगुंदा हो या जाडोल हो या फिर उदयपुर ग्रामीण हो या राजसमंद तक हो, राजसमंद में भी गुंजामायन कर दिया आपने तो पूरा माहौल। अब धीरे धीरे जनता समझ रही है। इतने दिन उनके पास ऑप्शन था। थावरचंद जी का वो कहते ना बचपन का प्रवास तो नहीं था, मावली में भी लग रहा है मुझे। अब की बार मावली में भी रहे आप 2-3 साल, आप नवोदय स्कूल में। आप कुंभलगढ़ के अंदर नहीं, जैसे राजसमंद के राजनगर के अंदर नवोदय विद्यालय, वहां 2 साल पढ़े हैं हम जी। तो ये जनता धीरे धीरे समझ रही है सच्चाई क्या है। जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, झूठ बोलो जी, लेकिन अब जनता समझ रही है कितना भी जोर से बोलो, कितना भी झूठ बोलो। जो चुनाव होता है ना, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, ईमानदार, सेवाभावी, कर्मठ, जुझारू, ये सारे शब्दों से मिलनसार और ये इस लगाओ मत लगाओ पर अब जनता जो समझती है
कि ईमानदार कौन है, सेवाभावी कौन है, कर्मठ कौन है, जुझारू कौन है, मिलनसार कौन है, और जनता दिन के भर बीच में चिल्लाने वाला भी लिखता है मृदुभाषी। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से इसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे, हम जनता के बीच में काम करने वाले, जनता हमारे को देख रही है। चलिए, अब मुझे एक बात बताएं कि पहला जो चुनाव लड़े थे वर्ष 2021 में, वो बीटीपी के बैनर तले लड़े थे कि बाप पार्टी के बैनर तले लड़े? पहला जो चुनाव लड़े थे 2021 में हमें, तो मैंने पूर्व में कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं का निर्णय था, आम जनता का निर्णय था कि आप चुनाव के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था। उस समय की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, जो टिकट जो थी किसी अन्य को मिली थी। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप अपनी इस पार्टी से नहीं निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। बीटीपी से जुड़े हुए थे कि नहीं कभी? बीटीपी से जुड़े हुए तो हम सामाजिक संगठन से थे। ठीक है, प्रश्न ये है, बाजार की बिल्कुल सुगबुगाहट एक कहती है कि क्या मन्ना लाल रावत बीटीपी के ग्रुप एडमिन थे? ना, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। बीटीपी के ग्रुप एडमिन थे जी ना? क्या बीटीपी से कभी भी मन्ना लाल रावत का जुड़ाव रहा? ना, नहीं रहा। क्योंकि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि मन्ना लाल जी जो है वो अपने अधिकारी का जो कार्यकाल रहा उसमें बीटीपी के संघर्ष के दौर में जुड़े रहे, और उनकी मुख्य नाराजगी यही है कि भाई बीटीपी का जो विखंडन करा और वाह पार्टी बना दी, उससे वो ज्यादा नाराज होने लगे। ना वो ना कभी जुड़े थे, ना कभी मैंने देखा, ना कभी मैंने सुना है। और इतना जरूर सुना है कि वो आरटीओ अधिकारी थे, और आरटीओ अधिकारी के तौर पर वो 2 बार उन पर जांच बैठी थी, 2 बार उनके ऊपर ब्लेम लगा था कि ये लेन देन के कोई मामले थे ऐसा। और ये भी सुना था कि अधिकारी रहते हुए भी वो बहुत सारे गरीब लोगों के साथ में कई अनाप शनाप चालान भी काटे गए थे, और उस वक्त ग्रुपों में बीटीपी के खिलाफ लिखते थे, आदिवासी समाज के बारे में भी खिलाफ लिखते थे। जी, क्या आपको नहीं लगता कि उनका जो स्टेटमेंट है आप लोगों को ज्यादा फायदा देते हैं? आजकल तो हमने सीरियस लेना बंद कर दिया, क्योंकि जनता ही सीरियस नहीं ले रही है। कि ऐसा लगता है कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भेजना आगरा की तरफ था और चले कहीं और गए हैं। जी, अच्छा, तो भेजना आगरा था, दिल्ली चले गए, तो चले कहीं और गए हैं। जी। और मैं ये कहता हूं कि एक गरिमामयी पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप उनको जीतने के बाद में लगातार देख रहे हो, उनके स्टेटमेंट देख रहे हो जी। आप जीतने के बाद में कभी जनता को ये नहीं कहना चाहिए कि आपके घर जला दिए जाने चाहिए, आपको लट मारने चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद में किसी एक पार्टी का विधायक या एक पार्टी का सांसद नहीं रहता, उसके संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता उसकी अपनी होती है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, और सबके दुख दर्द को समझना सुनना चाहिए, जो मैं भी करता हूँ। आज कभी किसी को निराश नहीं किया, सामने वो मेरे विरोध में क्यों खड़ा रहा, घर जलाने जैसी संगीन बात की, लट मारने वाली बात की, तो कभी वो लोग आदिवासियों को विस्थापित करने पर नहीं बोल पाते, तो कभी कोई सीनियर अधिकारी होता है, चाहे वो कलेक्टर तक रैंक के होते हैं, आप देख ही रहे हो कि महिला कलेक्टरों का भी अपमान करते हैं। जब उनका काम होता है तो काम करवाते हैं, और जैसे ही उनका काम नहीं होता है, जो दबाव में, सत्ता के दबाव में काम करवाने की कोशिश, तब ये करते हैं। तो कभी वो जो जानवर है गांव में जंगल में घुस जाते तो उस पर भी आरोप लगाते हैं, बाप पार्टी ने छोड़ा शेर वगैरह। तो कभी मतलब इस तरीके से बेहूदी जो बयान देते हैं, कभी आप देश और दिशा की बैठक में लोगों के मुद्दे उठाने पर भड़क जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं राजस्थान विधानसभा में गया, ये मेरा नहीं, वो समय जो है राजस्थान विधानसभा में जाने का, मेरे विधानसभा की जनता, वहां के कार्यकर्ता, उनकी मेहनत, उनके संघर्षों का है जी। अब वो समय है उस विधानसभा के अंदर जाकर उनके हक के लिए बात करें। मैं पहले सत्र में गया और सेकंड सत्र से मैंने राजस्थान विधानसभा के अंदर जनता के हित में हर दिन 2 बार मेरा नाम पुकारा होगा, इतनी मेहनत जनता के लिए करता हूँ। वो तो कहते हैं आप लोग मेहनत नहीं करते हो, और आप लोग मंत्री से नहीं मिलते हो, आप लोग सिर्फ जयपुर जो बिरयानी खाने मैं पूरा बताऊंगा कि, और उसके बाद में हम लोग किसानों के मुद्दे पे बात करते हैं, हम लोग रोजगार, नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक नौजवान हूं, और एक बेरोजगार की जो स्थिति होती है, बेरोजगार आज प्रदेश में जो बैठा है, उसके पास में बीए बीएड है, उसके पास कागज कलम होना चाहिए, वो कहीं और काम की तलाश में घूम रहा है, खेती पावड़े लेके चल रहा है। ऐसी इतनी दुर्भावना है कि सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है, शहीद स्मारक पे धरने चल रहे हैं। तो मैं बेरोजगारों की पीड़ा समझ के उनकी बात सदन में रखता हूँ, किसानों की बात रखता हूँ,
आदिवासियों के लगातार शोषण हो रहा है, जल जंगल जमीन के साथ में जो घटनाएं हो रही है, उनको मूल पट्टे मिलने चाहिए, उस पे हो। ये सारी तमाम बातों को लेकर मैं सदन में बात करता हूँ, सरकारों से आंख मिला के बात करता हूँ, और एक शिक्षा की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, रोजगार की बात करता हूँ। दुनिया आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और वहां पर ऐसे भी इलाके जहाँ आज भारत के अंदर या हमारे आदिवासी के अंदर की छत नहीं है, ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि हम उस हक की बात करते हैं। और आज तक हमारे जो सांसद जीत कर गए, पलट कर उस समाज के लिए कभी बात नहीं कही। उन्होंने एक ही बात की, धर्म 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 और जातियों में लड़ाने की बात की, हिंदू मुस्लिम करने की बात की। उन्होंने रोजगार के लिए बात नहीं की, शिक्षा के लिए बात नहीं की। आप सब जानते हो, उनके हमेशा देखते हो कि आपको भेजा इसलिए है कि आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर झाड़ और फ्लासिया से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए नवजातों को बेचा जाता हो। आपने ये खबरें तक अखबारों में पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा कुपोषण इस उदयपुर के इलाकों में है। आपने ये खबरें भी पढ़ी होगी कि बहन बेटी को इससे बाहर बेचा जाता है, प्रदेश से बाहर। तो इससे बड़ी दुर्भावना है, इस पे काम करना चाहिए। आदिवासियों के रोज पलायन हो रहा है, इस पे काम करना चाहिए। आदिवासियों के साथ में किस तरीके से आज भावना, इस ट्राइबल इलाके के अंदर शिक्षक नहीं है, लेकिन आपने ऐसे ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं किसी भी विभाग के अंदर, जो सत्ता के साथ में जी हुजूरी नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा के परेशान करने का काम किया। तो ये जनता सब देख रही है कि कौन बिरयानी खाने दिल्ली जाता है और कौन जयपुर जाता है मेहनत करने के लिए। और आप सत्ता में हो, ये कहते हो हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो आप डबल इंजन से भर भर के विकास लाओ। अब तो ऐसा लगता है डबल इंजन कहीं से धुआं फेंक फेंक के चला जा रहा है। तो फेंकने वाली बातें नहीं, जनता समझती है। जब मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को विधायक बना सकती है, तो आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा इनके ऊपर कि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, नई दिल्ली में ये इनके गांव से वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीत सकते। वार्ड पंच नहीं जीत सकते, नहीं यकीन के साथ कह रहा हूं मैं। आप जानते हो उनका गांव कहाँ है? मेरे पास में गांव है, उसके परिवार के लोग बताते हैं वन विभाग की जमीन जो लट मारने की बात करते हैं, वन विभाग की जमीन हड़पी है, ऐसी बात करते। इन्होंने खुद नहीं हड़पी है जमीन, इनके भाइयों की जमीन तक हड़प रखी है। इतना काला सच है ये। तो ये अपना चरित्र साफ दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जनता सब जानती है कि जीतने के बाद में आज तक बीएपी के अलावा कभी मुंह से नहीं निकला कि आज भारत पाकिस्तान बीएपी। मुझे लगता है उस पर आ रहा हूं। मन्ना लाल जी रावत का एकमात्र लक्ष्य है बाप को करना है साफ। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबका बाप है और बाप को कोई साफ नहीं कर सकता जी। बेटा बेटा ही रहता है, और बाप ने आंखें दिखाने शुरू कर दी तो पूरा उदयपुर संभाग ही नहीं जी, राजस्थान के कई हिस्सों में बाप जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अपने जड़ें जमा चुका है। और ये शुरुआत में बीजेपी ने मन्ना लाल जी को आगे किया, तुम आदिवासियों के खिलाफ खूब बोलो खूब बोलो खूब बोलो, लेकिन अब बीजेपी के भी संकट में आ गया कि इसको रोको रोको, कैसे रोको। अब नहीं रोका तो ये गाड़ी आगे जा रही है, अपने आप में कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये तो उनकी गलत फहमी है कि बाप को साफ कर देंगे। ये संघर्षों की भट्टी से तपे हुए हैं जी, मेहनतों से आगे आए हैं जी। और यहाँ पर जनता और कार्यकर्ता एक एक पढ़ा लिखा नौजवान समझता है, जिसके अंदर हमारे पास घर घर में बिरसा मुंडा जैसे विचार हैं, घर घर में कालीबाई जैसे विचार हैं, और हम लोग महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से भी वाकिफ हैं और बिरसा मुंडा के उल गुलान से भी वाकिफ हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि भाई जब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की रडार पर आपकी पार्टी है, रडार पर इसलिए शब्द का इस्तेमाल करा क्योंकि उन दोनों को लगता है कि जिस गति से आप लोग आगे बढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें हैं उसको कमजोर करने का काम कर रही है। क्या भविष्य देखते हैं आपकी पार्टी का? क्या लगता है, मतलब इन तमाम अड़चनों को पार कर कर है जो एक नया इतिहास, सुनहरा इतिहास लिख पाएंगे? क्या राजस्थान को एक तीसरा विकल्प दे पाएंगे, या फिर जो है इस दक्षिणी राजस्थान की उन सीटों पर ही सिमट के रह जाएंगे जो आदिवासी बाहुल्य सीट है? आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और औपनिवेशिक शासन के अंदर भी बात जब आदिवासियों की आई तो उन्हें दबाया गया, और उसके बाद में जब आदिवासी लोकतंत्र का हिस्सा बने तो लोगों ने कहा कि ये इनको वोट की समझ नहीं है। लेकिन वही आदिवासी आज अपनी खुद की पार्टी बनाकर खड़ा है। और रही बात राजस्थान के अंदर ही नहीं, देश के अंदर परंपरा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राज किया है, और आदिवासियों के साथ में विकास के नाम पर धोखा हुआ, उनको हाशिए पे धकेला गया, अनदेखा किया गया।
तो आदिवासी समझदार हुआ, आदिवासी नहीं ट्राइबल इलाके का हर एक समुदाय का व्यक्ति समझदार हुआ कि उनका किस प्रकार से इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने तीसरा विकल्प की कोशिश की पर कभी मिला नहीं। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जब भी कोई तीसरा विकल्प रहा हो उसको बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। उनको दबाने के लिए हर तरीके की एजेंसियां लगाई गई, हर तरीके से षड्यंत्र किए गए, लेकिन कोई भी पार्टी आगे बढ़ेगी या उसको पीछे जाना पड़ेगा तो उसके पार्टी से जुड़े हुए लोग, वहाँ के कार्यकर्ता, वो लोकतंत्र को कितना समझते हैं, मतदाताओं को कितना समझते हैं, सरकार की साजिशें कितना समझते हैं, उस पर निर्भर करता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कहीं नौजवान पढ़े लिखे लोग और कहीं बुद्धिजीवी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये समझते हैं कि इस पार्टी के साथ में रहना चाहिए जो हमेशा अपने मूलभूत सुविधाओं की बात करती है, धरातल से जुड़े मुद्दों की बात करती है। और हमने 11 महीने के अंदर जब पार्टी खड़ी की थी तो पहली बार में ही 4 विधायक, 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में, थोड़े दिन बाद में 1 MP और 5 विधायक हमारे खड़े हुए। आज की तारीख में पूरे देश हमारी तरफ टक टक की निगाहें देख रहा है और एक समझ रहा है कि कोई तो हमारे सुख में खड़ा होगा, कोई तो हमारे दुख में खड़ा होगा, कोई तो हमारे लिए लड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा। इसलिए आज सभी जगह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, देश के तमाम कोनों में जुड़ रहे हैं। कई लोगों ने अभी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो दादरा नगर हवेली हो, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, या चाहे वो झारखंड हो, यहाँ तक बिहार में भी चुनाव, बिहार में भी। तो चाहे वोट कितने भी आए, लेकिन लोगों ने भरोसा करा कि किसी और प्रदेश के लोग भी हमसे भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीसरा विकल्प है जो धीरे धीरे बढ़ेगा और जनता इस पर भरोसा करेगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब भी कोई तीसरा विकल्प बढ़ता है ईमानदारी के साथ में तो बेईमानों की फौज उसके पीछे लगती है। अब मेरा एक मुख्य प्रश्न है, क्या हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं वो तब तक अधूरा है, तब तक बेईमानी सा लगता है जब हम देखते हैं कि इतने वर्षों में दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में एक बहुत गहरी खाई है, शिक्षा को लेकर, आदमी के जीवन यापन को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। यहाँ की जो लीडरशिप थी वो कमजोर रही बनिस्बत उत्तरी राजस्थान के, इसलिए वो लोग आज भी सक्षम है। जो 30-40 साल का एक अंतर दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है कि हम 30-40 साल इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की लीडरशिप कमजोर रही, कभी लोगों को आगे नहीं आने दिया, शिक्षाओं की सुविधाएं नहीं दी, सरकार की तरफ से तमाम सुख सुविधाएं थी। आरक्षण की व्यवस्था 1950-51 से लागू है, उसके बावजूद हम जो है उसका लाभ लेने में बहुत देरी कर गए। जी, आपका जो बात थी वो अहम बात है कि आज़ादी के बाद में दोनों ही सरकार आई। आदिवासी बहुत भोली समुदाय है और उसने हमेशा भरोसा किया कि इस बार ये नहीं तो ये हमारे लिए बेहतर करेगा। धीरे धीरे उनको विश्वास में लिया, विकास के नाम पर वोट लिए, वो कभी डैम बनाए तो उनको विस्थापित किया, लेकिन पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए। आज भी मेरी विधानसभा में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र तक नहीं बना हुआ है। ऐसे लोग हैं जो जमीन का मालिकाना हक आज भी नहीं है। उसके बाद में कभी डैम बने, कभी विकास के नाम पर माइनिंग हुई, तब भी ये लोग विस्थापित हुए। और जब ये सारी चीजें हुई तो डेवलपमेंट के साथ साथ में शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए था, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने देरी की। इस अवसर पर जहां पर कुछ सीमित लोग थे, जो सीमित लोग यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते थे, उन्होंने हमारे आरक्षण मिलने के बाद भी समुदाय से एक से व्यक्ति को चुनने का प्रयास किया जो उसके लिए बोले, जो उसके लिए लड़े, जो उसके लिए शरण स्पर्श करे, जो सिर्फ सीमित लोगों का हो, जो और वो सीमित लोग उसका उपयोग करते हुए ठेकेदारी करे, उसका उपयोग करते हुए आगे काम करे, उसको इशारों पे सारी जमीनें आदिवासी की लूटी जाए, उसके लिए बोले, उसके लिए लड़े। ऐसे लोगों ने फिर कभी किसी को आगे नहीं आने दिया। एक ही परिवार के अंदर ये राजनीति रही और इस तरीके से जब चला, दौर चला, तो यह आदिवासी अंचल का इलाका है, बहुत पीछे रहा। हम जो बात करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव की और दुनिया में भारत विकसित राष्ट्र की, लेकिन उसी जगह इस देश का मूल बीज, मूल मालिक आदिवासी अपनी आज भी मूल जमीन से विस्थापित होता है। आज भी वो आदिवासी है जो छत तलाशता है, तो बहुत गंभीर बात होती है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के साथ में आज का जो यूथ है, आज का जो नौजवान है, उन्होंने उन परंपराओं को तोड़ा है और मजबूती से आगे आने की कोशिश है। उनको दबाने के सरकार आज भी प्रयास कर रही है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं नौजवानों पर मुझे पूर्ण भरोसा है
कि उनके हजार षड्यंत्रों के बावजूद भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि पूर्व में हमारे कई पूर्वजों के साथ में षड्यंत्र हुए, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंट्या मामा हो, चाहे गुरु गोविंद महाराज हो, चाहे कैसे भी आंदोलन रहे हो, उनके अंदर भी हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र से मारा गया। और एक चीज और देखी मैंने जी कि लड़ने वाले हमारे अपने थे, लड़वाने वाले कोई और थे, और इसका लाभ लेने वाले लड़वाने वाले थे। हमारे साथ लड़ाई आज भी दूसरों से ज्यादा हमारे खुद के समुदाय से है जी, और आपसी लड़ाई में दिखता है वो हमें भी, बिल्कुल। और आज दिशा की बैठकों में भी दिखता है वो। मैं एक कार्यक्रम में गया था जी जैन समाज के, तो मैंने एक शब्द बोला था कि हम चाहते हैं कि आपके समाज के अंदर जो एकता है वही समाज में हमारे भी एकता चाहिए जी, क्योंकि आपके अंदर अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, अलग अलग बातें आपके गांव परिवार में हो सकती है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, पूरे देश के अंदर एक साथ आंदोलन के लिए खड़े होते हो। बिल्कुल यही मैं मेरी समाज के अंदर एकता चाहता हूँ जी। अच्छा, अब एक सभी मुख्य भील प्रदेश सपना या संकल्प? भील प्रदेश एक संकल्प है, और आज भील प्रदेश मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य के लिए एक बड़ा संघर्ष होता है, किसी भी मांगों के लिए भी बड़ा संघर्ष होता है। आसानी से हर चीज मिलना मुश्किल होती है, और बिना संघर्ष के किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो हमारे कई पुरखे लड़े हैं अपने अधिकारों के लिए, और भील प्रदेश की जो टेरिटरी है, हमने कहा कि इस इलाके से भील प्रदेश होना चाहिए, उसके लेकर हर गांव गांव से आवाज उठेगी, हर घर घर से आवाज उठेगी, तो जरूर सरकारों को मानना पड़ेगा। पूर्व में भी कई राज्य बने हैं, मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर विधानसभा में भी इस बात को रखा है, और आज कह रहे हैं कि जब तक भील प्रदेश नहीं बनता हमारा ये बड़ा आंदोलन घर घर तक चलेगा, और 29वां राज्य जो जरूर बनेगा। इसको लेकर एक और बड़ा फायदा है कि आदिवासी जो बिखरा हुआ है, मूल संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, बोली है, भाषा है, वो हमारी एक जैसी है, पुरखाई व्यवस्था एक जैसी है, यदि भौगोलिक परिस्थिति भी एक जैसी है, फिर भी उन्हें बांटा गया है। अगर ये बसता है तो इनकी संस्कृति परंपराएं जीवित रहेगी, आदिवासियों की पहचान जीवित रहेगी। दूसरा, जहां जहां आदिवासी है वहां वहां जंगल है, और जहां जहां जंगल है वहां पर नजरें आज भूमाफियाओं की है। अगर आदिवासियों को पृथक राज्य मिलता है तो ये जंगल बचेगा, जमीन बचेगी, और जंगल और जमीन बचेगी तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो मानव जीवन पर खतरा टलेगा, और मानव जीवन पर खतरा टलेगा तो कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां भी उससे बचेंगे। आपके संघर्ष को बार बार नक्सलवाद का नाम दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आवाज उठती है न्याय के लिए, तो उसे किसी तरीके से बदनाम करो या उसको दबाया जाए सरकारी एजेंसी द्वारा। मैं छत्तीसगढ़ भी गया था, झारखंड भी गया था, और अभी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सामने आते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने गोलियों से मारा था। वो 6 महीने की नहीं होती तो उसको नक्सलवादी कहा जाता था, लेकिन 6 महीने की बच्ची कैसे नक्सलवादी हो सकती है? एक अभी 14 साल की बच्ची ने सरेंडर किया, और बताया जाता है कि वे नक्सलवादी थी और उसके पास चाइना के हथियार थे। जिस आदिवासी के पास पेट की भूख मिटाने के लिए पैसा नहीं है, खाना अनाज नहीं है, वो इतनी महंगे महंगे हथियार कहां से खरीद लेगा? मुझे लगता है कि बड़ी साजिश है। ऐसे ऐसे लोग बता रहे थे कि जिस गांव में हम रहते हैं उन गांवों के अंदर हमारी परंपराओं के साथ रहते हैं, सुबह विकास के नाम पर रात को डराया जाता है, और सुबह कंपनियां आकर कब्जा करती पहाड़ों पर, और जब विरोध करते हैं तो किसी को नक्सलवादी कहकर मारा जाए या किसी को जेलों में ठूस दिया जाए कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाए। इतनी तानाशाही है। इसका मतलब हक मांगना है और न्याय के लिए बात करनी है तो वो नक्सलवादी है। अंतिम और आखिरी, क्या आदिवासी हिंदू है या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि 1931 की जनगणना के अंदर हमारे को अलग धर्म कॉलम कोड मिला था। 1931 के बाद में वो तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी ना। 1961 तक अलग से जातिगत जनगणना में शामिल थे। दूसरी बात, आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर शामिल नहीं हो। आज बाबूलाल जी हो, आज महेंद्र जी मालविया जी हो, या नंदलाल जी हो, या हेमंत जी हो, रामलाल जी हो, ऐसे कई विधायक हैं जिनके 2-2 पत्नियां, जिनसे 2-2 विवाह कर रखे हैं। तो आज हिंदू विवाह अधिनियम कोड के अंदर क्या जनरल कास्ट का व्यक्ति 2 विवाह कर सकता है बिना तलाक लिए? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। हमारी सेड़ा फाड़ पड़ता है और हमारे रूढ़ी परंपराओं में है। तो हमें हमारे जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, बोली है, भाषा है, परंपरा है, जो सबसे अलग है। आज विवाह पद्धति भी देखोगे आप, हम राइट सर्कुलर में विवाह करेंगे, घूमेंगे। आप किसको पूछते हो?
हम हमारे प्रकृति को पूछते हैं, प्रकृति को हमारे पूछते हो। पूर्वज को प्रकृति पूछते किससे हैं। मिलके बनी होती है? जल, हम्म, सूर्य देवता, जल देवता, वायु, पंच तत्व से बनी पंच है। तत्वों से मिलके बनी होती है। तो पंच तत्वों को तो हिंदू धर्म भी पूज रहा है। हम पुरखाई व्यवस्था को पूछते हैं, जहाँ पर हमारे हम भी पुरखे पूर्वजों देव को को पूछते पूछते हैं। तो हर घर हाँ, में देवी देवता होते हैं तो ना। इसमें एक शब्द ये भी कह सकता हूँ, हम्म, आदि अनादि काल से हम लोग धर्म पूर्वी है, वो सारे धर्म आदिवासियों से लिए गए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें हैं। आपने देखा होगा हमारा एक झंडा होता है, जो माता जी का झंडा होता है, उसके अंदर लाल कलर का होता है और उसमें सूरज भी होता है, चंद्रमा भी होता है और तारे भी होते हैं। मतलब जो चौकोर पट्टी है, त्रिकोणी होता है, उसमें तारे का निशान, अंदर सूर्य चंद्रा भी होता है। अब सूर्य की पूजा, सूर्य को हिंदू के अंदर माना जाता है, मुस्लिम के अंदर चंद्रा को माना जाता है और ईसाई के अंदर तारे को माना जाता है। हमारी ये मान्यता है कि हमारे ही धर्मों से कुछ चीजें ली गई हैं। अच्छा, मतलब सारे धर्म आप ही ने। हाँ, लेकिन इसमें हमें एक संवैधानिक आजादी मिली है कि आप कौन से धर्म को मानते हो। हम किसी को बाध्य और पाबंद नहीं करना चाहते जी। हम लोग ये नहीं कहते कि आप हिंदू हो तो आपको जबरन हम कोई आदिवासी बनाए, ये हम नहीं बाध्य नहीं करना सकते। आदिवासी सिर्फ पैदा होता है। आदिवासियों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि सरकारों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जी, जिसको जो जबरन उनके धर्म चुनने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी सिर्फ ईसाई बना है उसी की बात हो रही है, आदिवासी मुसलमान बन रहा है उसकी भी बात होनी चाहिए, आदिवासी हिंदू बना है उसकी भी बात होनी चाहिए। धर्मांतरण उतना ही उनका भी हुआ है और मैं ये भी चाहता हूं कि मूल रूप से उनको धर्मांतरण से रोककर पुनः आदिवासी धर्म के अंदर लाया जाए जी, ताकि उनको मूल संस्कृति के साथ में बना रहे जी, हमने कभी नहीं कहा कि हम ईसाई धर्मांतरण हो रहा है उसके पक्ष में जी। हम लोग आज भी चाहते हैं कि आदिवासी के मूल धर्म में आया जाए। और ये कई लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं कि आप लोग विरोध करते हो। हमने ये कहा कि मैं मेरी विधानसभा के अंदर की बात करूंगा कि मेरी विधानसभा में कई मान्यताओं को मानने वाले लोग भी हैं, कहीं आस्थाएं रखने वाले लोग हैं, कई देवी देवताओं की आस्था के मान्यता को मानने वाले लोग हैं और मेरे कार्यकर्ताओं और मेरी जनता की आस्था के लिए मैं हर एक जगह माथा टेकने के लिए तैयार हूं जी। इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं। चलिए, तो ये थे दरियावत के विधायक थावर चंद जी, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से हर एक सवाल का यहाँ पर जवाब दिया और साथ ही में इन्होंने बिल्कुल बताया कि किस तरह से जयपुर से बिरयानी खाने ये लोग नहीं जाते हैं, वहां पर काम भी करते हैं। विधानसभा में भी पहले सत्र के बाद जब भी कोई वहाँ मीटिंग होती उसके बाद दो बार इनकी पार्टी के विधायकों के और पर्टिकुलर इनका नाम लिया जाता है। वो एक व्यक्ति के प्रश्न पूछने की क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है और साथ ही में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बाप पार्टी का बढ़ता वर्चस्व है उससे दोनों ही राष्ट्रीय दल जो है वो चिंता में है, तमाम हथकंडे भी अपना रहे हैं। साथ ही में मन्ना लाल जी के ऊपर कई आरोप भी लगाए इन्होंने साफ तौर पर चैलेंज भी दिया है कन्हैया लाल जी मीणा को, पुष्कर जी तेली को और साथ में मन्ना लाल जी रावत को। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या वे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आप भी तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ ऐसी ही शख्सियतों को आपसे मुखातिब कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।